वेलकम बच्चों। तो आज जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां लेक्चर है ये आज का। तो हम लोग आज इसमें जो है मेनली जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित है, और ख़ास करके हम लोग एनसीईआरटी से संबंधित प्रॉब्लम्स को इसमें देखेंगे। 5.1, 5.2, 5.3 ये सारे जो सीरीज जो हमने पढ़ाया उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या कैसे सॉल्व करना है, उसका स्ट्रेटजी, उसका ट्रिक, ये सारे कुछ बता जाएंगे। सो हियर वी बिगन। नाउ सपोज दैट कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, जैसे सपोज दैट इज द क्वेश्चन बी 1/5 प्लस आई into 2/5 and then we have to make a product of or subtract it from 4 into plus 4 5/2। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। सो हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आता है। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली 1/5 प्लस 2/5 आई माइनस 4 माइनस 5/2 आई। ये रियल पार्ट्स था कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इन रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हमें सॉल्व करना है। तो 1/5 माइनस 4 in this bracket and then I will take a common of 5 here, 2/5 okay minus 5/2। ये हो गया, ठीक है। रीअरेंज करके मैंने सजा लिया दिस रियल पार्ट एंड दिस वन in one bracket and this imaginary parts in another bracket, taking a I as a common। so अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आप तो जानते ही हैं क्या होगा। 5 ओके। सो ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास जो वैल्यू जो आ रहा है ये -19/5 प्लस आई इंटू, सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -19/5 माइनस 21/10 आई इन दिस वे। सो हियर इज द आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और ये इसको सिंप्लीफाई करके हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो आप सोचिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर, मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। उसके बाद हम जस्ट इसको जो है हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के आधार पर हम इसे खोल देंगे a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इस तरीक़ा से इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इस तरीक़ा से हमारे ये 1 आएगा, और आप जानते हैं आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1 माइनस 2 इंटू आई एंड देन दिस इज होल स्क्वायर। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर इज नथिंग बट सिंस आई इक्वल टू √1 of -1, सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, isn't it? That's why। तो ये वाला यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2i एंड देन दिस इज होल स्क्वायर। सो दिस विल कैंसल आउट टू बी 0, सो -2i होल स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2i स्क्वायर, इसका मतलब 4i स्क्वायर, isn't it? 4 iota स्क्वायर। सो ये व्हाट इज दिस 4 इंटू आई स्क्वायर के लिए -1 फिर लिख सकते हैं, यानी सॉल्व होकर के क्या आ गया -4, एंड दैट इज द आंसर। आया समझ में? इतना सिंपल है। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका हम इसको 1 माइनस 2i टू द पावर 4 को 1 माइनस आई
होल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर कर देंगे लॉज ऑफ आइडेंटिटीज के हिसाब से, और फिर हम अंदर में एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से। जब हमने एक्सपेंशन किया तो यहाँ पर आई स्क्वायर का टर्म आया, सो आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, जस्ट रिप्लेस इट विथ -1, देन सिंप्लीफाई इट, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग दैट अगेन finally we are getting 4i square. So the value of again I square is -1, just multiply 4 with -1 and we have the answer -4. Okay, so let's come to the next problem. उसके बाद हमारा तीसरा प्रॉब्लम है, वही है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, लेकिन इस बार हमारे पास जो है -2 -1/3i का होल क्यूब है। ठीक है, ये है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिखते हैं -2 -1/3i होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट a माइनस a प्लस b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्म होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, हम इसी का यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि सवाल में तो दोनों में माइनस दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का तरह हो, a माइनस बी का होल क्यूब का तरह होना चाहिए। लेकिन देखिए हम उसको उसी टर्म में कैसे हम इसको लिख सकते हैं, -1 इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें, सोच लीजिए कि अगर -1 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2 + 1/3i, नहीं हो जाएगा इसका क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 का क्यूब इंटू 2 + 1/3i का क्यूब, लॉ ऑफ इंटिसिस के हिसाब से -1 का क्यूब, एंड देन इसमें से ये तो 2 + 1/3i हो गया, उसका होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और वो जैसे है हम वैसे ही लिख रहे हैं 2 + 1/3i का होल क्यूब। अब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे, यानी -1 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब इज व्हाट 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/3 आयोटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b एंड देन a प्लस b। सो दिस वन आया समझ में, इतना बात समझ में आया। ओके, और ये ब्रैकेट जैसे बंद था रहने देते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप देखिए -1 जैसे था, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, प्लस ये 1/27 आ गया, और इधर i क्यूब है। ठीक है, i क्यूब पे हम लोग आते हैं बाद में, पहले हम इसको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2i r इंटू 2 + 1/3i, i मतलब आयोटा। ठीक है, तो आप एक बात और भी जानते हैं कि i का वैल्यू क्या होता है, √(-1), देन i स्क्वायर का वैल्यू होगा सिर्फ -1, तो i क्यूब का क्या वैल्यू होगा, पिछले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, इसको हम i स्क्वायर इंटू i लिख सकते थे। तो i स्क्वायर के लिए हम -1 इंटू i लिख सकते हैं, यानी -i लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे। सो देखिए ये आ सकता है -1 8 + 1/27 इंटू -i प्लस 2i। अब इसको हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 2 2 जा 4i, ओके, एंड प्लस 2/3, 2 1 जा 2/3, i एंड i विल बिकम i स्क्वायर। ओके, ये होगा। फिर और आगे चलते हैं -1, और अब देखिए, अच्छा ठीक है, फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं। तो अब देखिए 8 हो गया, प्लस हम लिख सकते हैं इसको माइनस में 1/27 i लिख सकते हैं ना, ये माइनस प्लस माइनस 1/27 इंटू i, ओके, प्लस 4i, एंड देन इसको देखिए i स्क्वायर का वैल्यू -1, ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2/3 इंटू -1। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप में -1 इंटू
8। अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गौर से देखिए, इसको मैं दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल दे रहा हूँ और आई कॉमन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 1/27 -4, ठीक है। और आई कॉमन मैंने निकाल दिया और माइनस कॉमन निकाल दिया इस दोनों इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है, ये हो गया। और ये प्लस माइनस माइनस 2/3, इट्स ओके। इसको और अगर और हम आगे जाते हैं तो ये 8 और -2/3 को इधर ले लेते हैं एक जगह, दिस वन एंड दिस वन, और इमेजिनरी पार्ट को जैसे था 1/27 -4 फिलहाल मैंने लिखा और इस तरह से लिखा। और उसके बाद देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 LCM होगा, तो 24 + 2 प्लस नॉट बट -2, ठीक है। तो ये हो गया इधर माइनस आई इंटू इधर 27, तो इधर होगा 1 माइनस 27 इंटू 4, जस्ट टेक इट 27 इंटू 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10 108, सो दिस इज 108। मैंने ठीक किया, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10 108, ओके फाइन। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस, तो ये हो गया 22/3 माइनस आई इंटू 107, वो भी माइनस में बाई 27, इजंट इट, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी हम इसको अगर ब्रैकेट को फिर से ओपन करें या फिर अभी नहीं करते हैं, 22/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 107/27 आई, ठीक है। और अब हम खोल देते हैं तो -22/3, ओके, -22/3 माइनस 107/27 आई, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। समझ में आया? फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, ओके। सो अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रॉब्लम है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √5 + 3i, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे ना, या फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग पढ़े थे, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लोग जो है उसी जो आइडिया को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, z -1, इस तरीके से, एंड दिस इज नथिंग बट z कॉन्जुगेट ऑफ z बाई मॉडुलस ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव टू डिवाइड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द मॉड का स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। सो इफ z इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू √5 + 3i, then its conjugate will be √5 - 3i, यही तो होगा मॉडुलस और कॉन्जुगेट में। नाउ अगेन इट्स मॉडुलस विल बी, z का मॉडुलस क्या होगा, दैट इज √/a² + b²। इट मीन्स दैट square of this modulus will be actually a² + b², where a is the real part and b is the imaginary part of a complex number. Now so we will see here that यहाँ पर a कौन है, here in this one a is equal to √5 and b is nothing but it is equal to 3, okay. So therefore mod of z² equal to √5² plus 3², isn't it? So that will be equal to 5 plus 9 and that is equal to 14, ठीक है। तो हमारे पास जो है mod z का स्क्वायर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। Now just therefore multiplicative inverse of that complex number is given by conjugate of z
or complex number by mod z square. So in here we will replace the value of both the terms. Okay, so this is root 5 minus 3i, and we will divide it by this 14. So our answer is nothing but root 5 by 14 minus 3i by 14. So we can write it minus 5 by 4 minus root 5 by 14 root over of 5 by 14 minus 3 by 14 I. So again z inverse is again a complex number, and here is the answer. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? Okay, so next problem. Okay, now students, this is the third question. Next question, express the following expression in the form of a plus ib. Means you have to express, again this is in the simplified complex number form. So actually we are doing the simplification of this complex number and expressing it in the simple terms. Okay, okay, so let us start. So we can, in the first part we can see here, I am writing below. So this will turn out, you can see here, this is a plus b and this is a minus b. So we will use the identity of a plus b and a minus b, which is equal to a square minus b square. Okay, so using that identity we can write it 3 square minus I root 5 whole square, isn't it? 3 square minus I root 5 whole square. Okay, and by just this you have to open this thing, root 3 plus root 2i minus root 3 plus root 2i. Okay, now the next step will be 9 minus I square into 5, because square on I will give I square and square on root 5 will give just 5. Okay, by this is root 3 in positive and this root 3 in negative term, so this will cancel out and only we will have 2 into root 2i, because 2 times this is. Okay, so now we have 9, again I square means minus 1 into 5 by this is 4i, 2 root 2i, isn't it? Now if you simplify them, this will be 9 plus 5 by 2 root 2i, and we can write this in the form of, now you can see here it is 14 by 2 root 2i. So now what we have to do, अब हमें क्या करना है, इसका rationalize करना है, because iota should never be in the denominator. So we will rationalize them, and now we have 14 by 2 root 2i into I into I. We can multiply it with I and I. So it will become 14i by 2 root 2i square, isn't it? So we can write it 14i by 2 root 2 into minus 1, because I square is equal to minus 1. So it is 14i by minus 2 root 2 just. So now you simplify it, reduce this one, so that will become 7 minus 7i by root 2, isn't it? So again rationalize this denominator, because root 2 should never be in the denominator. So again multiply, so you can rationalize it by root 2, isn't it? So from here if you multiply them together, then that will be minus 7 root 2i by just 2, isn't it? Because root 2 into root 2 is nothing but 2. So this is your answer. Okay, have you understood? This is your answer, and this is also in the complex form. Actually it is purely imaginary part is here, so it is pure imaginary complex number. Okay, so next problem. So again here we have a next question expressed in the form of a plus ib. These questions come for 1 marks, I think. So one is I to the power 9 plus I to the power 19, and here another question is I to the power minus 39. Let us see how we can solve it or simplify it to find out the value.
सो आप जानते हैं I to the power we can write it in the form of 4 into 2 plus 1, isn't it? We can write in this way, 4 to the 8 plus 1 9 in this way, and we can also write this one as 4 into 4 16 and then plus 3, isn't it? So we can write it in the form of I to the power 4 whole square plus not but into I to the power 1 means I, and here I to the power 4 to the power 4 into I cube, isn't it? So again here you know I to the power 4 is what? Recall it. You know that I equal to root over minus 1. So I square equal to just minus 1. I cube equal to I square into I. It means that it is equal to minus I into I, and it is equal to minus I. Similarly, I to the power 4 is nothing but I square into I square. So we have minus 1 into minus 1, it is equal to just 1. So we can replace I to the power 4 with the value 1. So okay, fine, this is 1 and this is 1 square into I plus this is again 1 and to the power 4 into I cube. So it will become just I plus, and this because I 1 ja I, isn't it? I square is 1 into I is equal to I. Now here it is again 1 and 1 into I cube is nothing but I cube. Okay, so it will be I plus, and what is the value of I cube? The value of I cube is nothing but minus I. So just you put here minus I. Okay, so this is I and then minus I. The thing simplifies to be 0. So if I write in the complex notation, so therefore it can be written as 0 plus I0, isn't it? So why I0? Because again here imaginary part is becoming 0, and this is only possible if this imaginary part is multiplied by 0, and real part is obviously 0. There is no real part. So this is how the complex, this is the expression in the complex notation. Okay, complex number form. Okay, now come to the next question. Here is I to the power minus 39. So again we can write it in the form of I to the power minus 4 into 9 and then plus 3, then minus 3 again. So this will become 4 9 is 36 and minus 3 is 39. So okay, it is justified. Okay, now it means that I can write it in the form of I to the power 4, isn't it, to the power minus 9. I can write in this way also, into I to the power minus 3. I can write in this way also, isn't it? So I to the power 4 is 1 and to the power minus 9 into I to the power minus q, isn't it? So again it will become 1 into I to the power minus q. So finally we have I to the power minus q. So what is I to the power minus q? I can write it in the form of this one, I to the power q, 1 by I to the power q. So what is the value of I to the power q? Is minus I. So I can write it in the in this way, I 1 by minus I, isn't it? So we can write it in this way, minus I to the power minus 1. We can also write in this way, or yeah, we can write in this way also. Now if we want to rationalize it, so let me rationalize it. Okay, so it is coming to be I cube is nothing but minus I. So if I rationalize it, 1 by I with I and I, then it will give minus I by I square, isn't it? So again it will become minus I by I square is nothing but minus 1. So minus minus will cancel out and it will become just I, and that is your answer. Okay, okay, fine. Then let's come to the next question. Okay, now we have the next problem. Find the modulus and argument of the complex number. So here is our complex number. This is our complex number. Okay, z equal to minus 1 minus I root 3. This is our complex number. See here. Now you know that in a polar coordinate form, or you can say in this plane,
we represent actually, suppose that this is our complex number point and this is showing this is x-axis and this is y-axis, and where this is a real axis and this is imaginary axis. So this, if this is x, it can be written, and this is r, so it can be written as r cos theta, and this can be written as y equal to r sin theta. Okay, so now if our complex number is represented by z equal to x plus iy, so just replacing the value of x we can write r cos theta, and at the place of y we can write r sin theta, है ना। और आप लोगों को पता है कि इसके बारे में हम डिटेल में इसके पहले वाला लेक्चर्स में आप लोगों को बताए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये थीटा है, एक्चुअली ये वाला थीटा है, ठीक ना। सो मैंने ये समझाया, खैर कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग को मेन बात क्या है कि हमें मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे निकालना है, यानी हमको इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करने के बाद थीटा का वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकालने का मतलब ही हम मॉडुलस निकाल लिए, और थीटा का वैल्यू निकालने का मतलब ही है कि हम आर्गुमेंट निकाल लिए। अगर हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये दोनों निकालना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब दोनों को कंपेयर कीजिए। ये गिवन जो एक्सप्रेशन है, वैल्यू है, इसके साथ इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, ये पोलर फॉर्म में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका इस दोनों से कंपेयर कीजिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि r cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। दिस r cos थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। और इधर ये जो √3 है, -√3 जो होगा वो r sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। नहीं तो आपको एक काम करते हैं, मैं इसी एक्सप्रेशन को, इस z के लिए जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ, ये है -1 माइनस i इंटू √3। तो आप गौर से देखिए ध्यान से कि आप क्या देख पा रहे हैं कि cos थीटा, ये r cos थीटा जो है ये इक्वल टू -1 है, और r sin थीटा जो है इक्वल टू -3 है, माइनस और 3 है ना। खैर, तो r cos थीटा अगर -1 है तो सिर्फ cos थीटा क्या होगा, इक्वल टू होगा -1/r होगा, isn't it? सो ऐसा करने से अच्छा है कि r cos थीटा अगर उसके बराबर है तो एक काम करते हैं, इस दोनों को ही रखते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। और r sin थीटा क्या होगा, r sin थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका -√3, r sin थीटा इज नथिंग बट -√3, ओके। सो मान लीजिए कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, r sin थीटा स्क्वायर प्लस r cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों तरफ LHS में भी और RHS में दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है, इसका भी स्क्वायरिंग करके ऐड किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3। दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए r स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4। आया समझ में? तो अब आप देखिए गौर से, ये क्या हो गया, r स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो r स्क्वायर इंटू 1 इज नथिंग बट 4, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट 4 और r इक्वल टू √4 एंड दिस विल बी इक्वल टू ±2। बट हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, so for conventions we will always take the value of r as positive, so we will take r as positive, we will take positive value of r, since
क्यों? r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और उसी हिसाब से देयरफॉर हम फाइनली क्या कर सकते हैं, r इक्वल टू 2 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका मॉडुलस निकल गया, ठीक है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे आर्गुमेंट निकालने के लिए, ठीक है। सो अगेन यूजिंग द वैल्यू ऑफ r, अब r का वैल्यू यूज करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं r cos थीटा इक्वल टू क्या था, माइनस में 1 था। r cos थीटा क्या था, माइनस में 1 था। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। तो सिर्फ cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/2, ठीक है। अगेन देखिए r sin थीटा इक्वल्स टू क्या था, -√3, -√3 था। तो सिर्फ sin थीटा क्या होगा 2, अच्छा बिकॉज r का वैल्यू 2 है तो 2 sin थीटा इक्वल्स टू -√3 और जस्ट sin थीटा इक्वल टू -√3/2। अब गौर से देखिए sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, नेगेटिव वैल्यूज है। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ होता है, जहाँ साइन भी नेगेटिव होगा और cos भी नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप जानते हैं इसमें सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना, इसमें tan पॉजिटिव होता है और इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन भी आपका नेगेटिव टर्म में है और cos भी नेगेटिव टर्म में है कि नहीं, दोनों नेगेटिव टर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों किस में नेगेटिव में होगा, इसमें, यानी थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लग जाता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपका अगर थीटा है, इसका मतलब आपका ये इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं थीटा लाई करेगा, है कि नहीं। तो आप सोच के देखिए अगर इस जगह पर लाई करेगा तो थीटा, cos थीटा का 1/2 वैल्यू किस में आता है, 60 डिग्री पे, इजंट इट। यानी 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3, है ना। तो π/3 किस में आएगा, इसका π/3, इजंट इट, नेगेटिव में। सो तो हम इसका जो है थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3। थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, π/3। सो इस तरीका से हमारे पास z क्या हो जाएगा, z का वैल्यू जो हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा, है ना, i इंटू r sin थीटा। तो इस जगह पर आप देखिए r का वैल्यू 2 है और ये हम cos π/3 प्लस i इंटू r है 2 sin π/3। तो आपका पास जो है ये है आपका पोलर नोटेशन उस पूरे सवाल का, वेयर 2, थीटा इज अ पोलर कोऑर्डिनेट एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज वेयर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू π/3, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू π/3 होगा, ठीक है। इस तरीका से अगर हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं π-π/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3π - π/3 यानी 2π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप तो जिस तरीका से हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई लाई कर रहा, थीटा लाई करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना साइन का वैल्यू भी नेगेटिव है, कॉस का वैल्यू भी नेगेटिव, ये तभी पॉसिबल है जब आप थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें, ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है ना असल में हम सब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड में हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और जनरली जब हम रिवर्स कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे, ठीक ना। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो हम जब हम पोलर फॉर्म में जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किए कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप थीटा को भी निकाल सकते हैं। तो थीटा π/3 हो रहा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो नेगेटिव सिंबल के साथ जाएगा -π/3। और इस तरीका से सॉल्व करके आप नीचे देखिए तो आप सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट क्या है 2 और थीटा होगा, जहाँ पर 2 किसको ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 2 को,
तो ये 2 हो गया। और थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हम लोग अभी निकाल लेते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अभी जनरल कोऑर्डिनेट जो है मेन वो π/3 दिख रहा है, लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। और पाई माइनस π/3 180 माइनस π/3 इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस में 3 पाई माइनस π/3 इक्वल टू माइनस में 2π/3। और इस तरीका से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है माइनस में 2π/3। तो इसका मतलब है ये हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट है, यानी जो थीटा का वैल्यू लेगा वो माइनस 2π/3 है। और आर जो है मॉडुलस जो है हमने यहाँ पर निकाला जो कि 2 था। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। थर्ड को ध्यान से सुन लीजिए, फिर से एक बार ये बात को सुन लीजिए गौर से। जब हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड है तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली जिधर से देखते हैं तो जब ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू थीटा, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हमारा कॉन्फिडेंट होगा मेजर करने में, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और अगर ऊपर से होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पॉजिटिव ही रहता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोटेशन को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पाई माइनस ही करके निकालेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू के साथ करेंगे। तो सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, खाली नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है ना। और इस तरीका से हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया जो कि उसका आर्गुमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमारा कोई भी सवाल इस प्रकार का इसी प्रकार से सॉल्व होगा। होप आपको समझ में आया होगा, आप सबको भी समझ में आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा नेक्स्ट सवाल है वो कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं z को जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस जस्ट 1i लिख सकते हैं ना इसको, या इस तरीका से, तो वही क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है 1i। तो 1i को 1i में लिख करके खाली i भी लिख सकते हैं, आप ये समझ ही सकते हैं, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। खैर अच्छा, अब इसको अगर हम जनरलाइज तरीका से अगर देखें तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने पिछले मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन पे भी फिर से एक बार बता दूं। ये अगर हमारा ओरिजिन है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और ये वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होगा, ठीक है। कब, अगर ये थीटा है और अगर ये आर है, मॉड्यूलस, ठीक है, इस तरीका से। खैर तो मैं 0 प्लस आई, ये हमारा एक्चुअली वही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया, और वो सवाल में सिर्फ आई लिख दिया है, इमेजिनरी पार्ट को दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। खैर अब देखिए, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें एक्चुअली जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो x इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आई वाई, ठीक है। जिसके लिए हम लिख सकते थे z इक्वल टू, x के लिए हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i इंटू वाई के लिए r साइन थीटा, इस तरीका से। तो ये हमारा जो नोटेशन है ना, इसी नोटेशन को पोलर नोटेशन कहा जाता है, पोलर फॉर्म बोला जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर, जहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो r और थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और आप जानते हैं ये प्लेन जिस पर ये पोलर नंबर्स अंकित किया जा रहा है वो पोलर प्लेन है। खैर ये सब बातें नहीं है, सवाल है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि x का पोजीशन है और यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई है, मतलब 1 जो है r है। तो समझ लीजिए कि हम इसका जो है इस चीज को इस नोटेशन में अगर हम कंपेयर करें, यानी इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो अब देखिए क्या है, z इक्वल टू 0 प्लस आई है, ठीक है। और हमारे पास जो गिवन नंबर है वो उसको हम पोलर फॉर्म में लिख रहे थे, r cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए,
कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा कि r cos थीटा इज नथिंग बट 0, r cos थीटा इज नथिंग बट 0 एंड r sin थीटा इज नथिंग बट 1। i के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, सो r sin थीटा, ये r sin थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही पिछले ही सवाल की तरह मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के बोथ साइड को हम स्क्वायरिंग करेंगे ना, एडिंग करेंगे। सो r cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। वही तो कहा था ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, दोनों को मैंने स्क्वायर करके बोथ साइड और ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1 ही होगा। दोनों में से कॉमन r स्क्वायर निकाल दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1। सो r इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 यानी r इक्वल टू प्लस माइनस 1। वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो देयरफॉर r इक्वल टू 1। तो हमारे पास मॉड्यूलस जो हो गया r का 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को ज़रूरत क्या है, थीटा का पता लगाना, ठीक है। तभी जा करके पोलर कोऑर्डिनेट जब मिल जाएगा तो वैल्यूज को इसमें रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, आगे चलिए हम फिर से वही इक्वेशन 1 और 2 के लिए r का वैल्यू रिप्लेस करके हम लोग निकालेंगे। सो फ्रॉम यूजिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1 in equation 1 and 2 we have, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लोग देखेंगे कि आप जानते ही हैं r cos थीटा इक्वल टू 0 था, r cos थीटा इक्वल टू 0 था। r का वैल्यू क्या आया 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 यानी cos थीटा इक्वल टू जस्ट 0, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 0 आया। सिमिलरली r sin थीटा इक्वल्स टू क्या था, r sin थीटा का वैल्यू 1 था। अब यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, सो था साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए, आप गौर से देखिए, cos थीटा का वैल्यू 0, साइन थीटा का भी वैल्यू 0, और दोनों जो है पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में पढ़ना चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर 1। इस 1 में ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, यानी इसमें दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, cos 0 कब आता है, जब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos कितना डिग्री, cos 90 डिग्री होता है, नहीं, तब थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। उसी तरीके से सोचिए इधर भी, साइन थीटा ये 1 कब होता है, जब साइन 90 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यानी यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं थीटा 90 डिग्री है। इसको रेडियन फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इस तरीका से देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जो ऑफ z क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ z हो गया आपका r, थीटा। इसका मतलब आपका हो गया z का पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r का जगह पर 1 और थीटा के जगह पर π/2, नहीं हो गया। अब इस तरीका से देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा,
क्या होगा, तो यही z इक्वल टू क्या है, r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा, ये है ना, r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप इसका जो है आप दोनों में से r निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लगा भी दीजिए। तो 1 cos थीटा, 1 r की जगह पर 1 कर लीजिए, तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू 1 इंटू साइन थीटा की जगह पर π/2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 लगाने तभी तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस i इंटू साइन π/2, एंड दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू cos π/2 प्लस i साइन π/2। ठीक है, होप आपको समझ में आया, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। सो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक, तो उसके बाद जो है हम लोग जो है इस प्रॉब्लम के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने निकलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों, आप याद होगा जब हम शुरू किए थे क्लास तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, जरूरत क्यों पड़े इसका, इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो कब ये जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास तीन सिचुएशंस थे, उसमें से एक सिचुएशन जब आता था तो हम लोगों का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता था। तब जैसे मान लीजिए जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डी का वैल्यू, तो क्या निकलता था, √b² - 4ac। तो उस समय में हम लोग जब अगर मान लीजिए कि d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता था, b² - 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता था तो उसका रूट तो निकाल पाते थे, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है तो रूट निकलेगा उसका। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि d का वैल्यू जो है 0 के बराबर आता था तो इक्वल रूट्स आते थे, वो भी ठीक है, फाइन है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता था जब d का वैल्यू नेगेटिव नंबर आता था और तब उसका रूट निकालना प्रॉब्लम होता था। तो वहीं से मैथमेटिशियंस जो है इस बात को सोचने लगे कि आखिर इस तरीका से नेगेटिव रियल नंबर का रूट का वैल्यू क्या होगा, यानी उसका सोल्यूशन क्या होगा नेगेटिव रियल नंबर का। पॉजिटिव का तो ठीक है हम लोग निकाल ले रहे हैं, नेगेटिव का क्या होगा, और वहीं से जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया। ठीक है, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर द नेगेटिव रियल नंबर, टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर। ओके, सो अब हम लोग जो है उस बात पे आएंगे लास्ट में कि हम कैसे ऐसे नेगेटिव रियल नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो चलिए हम लोग आगे का वीडियो में आगे का सवाल में देखते हैं।